हे गाइस, वेलकम यू ऑल। दिस इज मी नेहा। आज हम इस वीडियो में मॉक टेस्ट सेकंड लगाने वाले हैं जो कि टोटली बेस्ड ऑन एडुकेटिव पैटर्न है। एंड हाल ही में जो CHSL के रिव्यूज हैं उनको देखते हुए मैंने इस मॉक टेस्ट को डिजाइन किया है। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो वीडियो है वो टोटली न्यू है, बस थंबनेल पुराना है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो आज इस मॉक टेस्ट को बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ लगाओ, ऐसी फीलिंग के साथ लगाओ कि ये आप रियल एग्जाम में बैठे हुए हो, तभी आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे। एंड जब सॉल्व कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आपका यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो मैं तो आपको समझाऊंगी बट आपको क्या करना है, आपको पहले टिक कर देना है अपना ऑप्शन। देन आपको देखना है कि मेरी अप्रोच और आपके अप्रोच में क्या डिफरेंस है और आप क्या नया लर्न कर सकते हो। डन। सो फर्स्ट इज, हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज ग्रैब्ड बाय द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया। देखो जब आप एक्टिव पैसिव देखो ना, तो सबसे पहले हमारा जो ध्यान है वो हेल्पिंग वर्ब पे जाना चाहिए, बाकी तो हम बाद में ध्यान देंगे लेकिन जब जरूरत होगी। देखो ये है हमारा पैसिव वॉइस, तो हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, ये हम पैसिव बनाते टाइम करते हैं। अब जब हमें एक्टिव बनाना है तो हम रिवर्स जाएंगे, कंटिन्यूअस से इंडेफिनेट जाएंगे। इसका मतलब क्या है, हमें सेकंड फॉर्म या डिड की नीड होगी। अब नॉट नहीं है, अफर्मेटिव है, तो क्या है, हमें सेकंड फॉर्म की नीड होगी। सो द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया हैज, नहीं, द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया ग्रैब द कॉन्ट्रैक्ट, ये हो सकता है, बट बाकी के 2 ऑप्शंस देख लेते हैं। ग्रैब्स नहीं, विल ग्रैब नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना होता है। पता है, आप यहाँ ध्यान दोगे, हैज, ग्रैब्ड, ग्रैब्स, विल, आप डायरेक्ट ये कर दोगे, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी, टाइम भी सेव हो जाएगा। बाय whom was grammar taught to you, अगेन क्या है, हमें क्या ढूंढना है, पास्ट इंडेफिनिट। Who had, नहीं, did, ये तो दिया ही नहीं है, रॉन्ग। You were, नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज हमें पास्ट इंडेफिनिट में जाना है, अदरवाइज आप ये कंफ्यूज हो जाओ। और बाय तो हमें हटाना होता है, पैसिव से वापस एक्टिव आते हैं तो बाय हटाएंगे, और एक्टिव से पैसिव जाते हैं तो बाय ऐड करना पड़ता है। तो हु टॉट यू ग्रामर, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ओके, सिंपैथी, पैथी मीन्स होता है फीलिंग, सिंपैथी मीन्स आप दूसरे को कंसोल कर रहे हो, दिलासा दिला रहे हो। अपैथी, देखो पैथी मीन्स फीलिंग हो गई, आ मीन्स नो, सो द वन हु हैज नो फीलिंग्स, मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म। एंटीपैथी, एंटी मीन्स नहीं और बेकार, एंटी नेशनल होता है, आप किसी के अगेंस्ट हो, तो एंटीपैथी मीन्स जिसके अंदर हेट्रेड है। ओके, लोथसम। एम्पैथी, आप दूसरे के फीलिंग्स को समझ पाते हो, दैट इज नोन एज एम्पैथी। तो आवर आंसर इज अपैथी। पैथी जहां भी आ जाए आप समझ जाओ कि फीलिंग से रिलेटेड है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। एनार्की क्या होता है, ऐसा प्लेस जहां रूल्स ना हो, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन ये सब ना हो। एथीस्ट, थीस्ट मीन्स जो भगवान में विश्वास रखता है, एथीस्ट इज ऑपोजिट, तो दिस वुड बी आवर आंसर। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेसी क्या होती है, ऐसी गवर्नमेंट जहां एक ही इंसान के पास पावर हो, तो बस ऑटोक्रेट वहीं से बना है। एमेच्योर, एमेच्योर मीन्स अनाड़ी, इनोसेंट, जिसको ज्यादा कुछ खास कुछ पता ना हो। तो आंसर इज एथीस्ट। इसमें हमें मिस स्पेल्ड, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से स्पेलिंग किसकी रॉन्ग है। तो एवर्जन मीन्स क्या होता है, हेट, स्पेलिंग तो सही है। एलिगेशन मीन्स ब्लेम लगाना। एलोकेट करना, किसी को कोई भी चीज, कोई भी सीट वगैरह देना, तो गिव भी हो सकता है। एबाइस्मल, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ये तीनों स्पेलिंग सही है। स्पेलिंग होती है AB बाय SMAL, और इसकी 2 मीनिंग्स होती हैं। फर्स्ट होती है ऑफुल, बहुत बेकार, और एक होती है इसकी डेप्थ एकदम नीचे हो। देखो मेरा काम तो पूरा बताना है ना, तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि एग्जैक्ट ना आए, इसकी मीनिंग आ जाए, ऐसा तो हो सकता है ना, इसका सिनोनिम आ जाए, तो एटलीस्ट मैं बता दूंगी तो आपकी आसपास की भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में हेल्प करने वाली है, बिकॉज एडुकेटी से मेरी कोई सेटिंग तो है नहीं, मेरी कोई उससे फ्रेंडशिप तो है नहीं कि वो मुझे एग्जैक्ट बता दिया है ना। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि अपना बेस्ट से बेस्ट कैसे कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज मिसस्पेल ढूंढना है। वोमिटस मीन्स प्यूक, वोमिट होता है उल्टी। ये स्पेलिंग हमारी रॉन्ग है, वेरीफाइबिलिटी होता है, तो यहां ए मिसिंग है। वॉलिप्शस मीन्स एकदम मोटा सा, करवी, और ये स्पेलिंग भी हमारी एकदम करेक्ट है। बाइट द बुलेट, अब देखो एक ट्रिक बताती हूँ। बुलेट है, बुलेट की जगह आप इसको समझो वो बॉम्ब होते हैं, इसको एकदम मुंह से तोड़ते हैं, है ना, फेंकते हैं, फिर मूवीज में देखा होगा। तो फिर ये बाइट कर रहे हैं तो कितने खतरे का काम कर रहे हैं और कितने करेज के साथ कर रहे हैं, राइट। तो फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, ये हमारा आंसर हुआ। बिकॉज जब तक करेज नहीं होगा वो कैसे अपने बॉम्ब अपने मुंह से छीलेंगे, नहीं हो पाएगा ना। तो ये हमारा आंसर हुआ। अवॉइड कन्फ्रंटेशन, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये नहीं होगा। गिव समवन अ पीस ऑफ एडवाइस, नहीं। एंजॉय डेलिशियस मील, रॉन्ग। जंप द गन, आपने यहां देखा ना वहां देखा, आपने बहुत जल्दी एक्ट किया और आप एकदम जंप कर गए, आपको थोड़ा वेट तो करना चाहिए था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? टू स्टॉप अ प्रोसेस, नहीं, क्योंकि आप तो जंप किए हो ना। यूजिंग अ गन, देखो लिटरल मीनिंग कभी नहीं होता, जो वर्ड्स इसमें दिए होते हैं ना ईडीएम में, एज इट इज उसका सेंस नहीं निकलता कि अगर जंप द गन है तो गन से रिलेटेड कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, नहीं। टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। सो रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स वेरी क्विकर आइडेंटिफाइड बाय स्टेला, इसमें हमें ऑप्शंस देखना है कि इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन हमारा हो सकता है। सो देखो यहां क्या कंपैरिजन चल रही है। अगर मैं कहूं क्विकर क्यों है, ये होता है क्विक, फिर इसका एक कंपैरेटिव हो गया, तो यहाँ के कंपैरिजन चल रही है। यहाँ बात क्या हो रही है कि फ्रॉग्स की जो रेयर स्पीसीज है उसको स्टेला ने आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया, तो कंपैरिजन तो बात नहीं हो रही, तो फिर ये तो गलत हो गया। क्विकलियर ये ऐसा वर्ड ही नहीं होता और क्विकर तो होगा नहीं, फिर क्या आएगा? रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स है, फ्रॉग्स की रेयर स्पीसीज, ना कि टू, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सेकंड, बहुत जल्दी पहचान लिया। हमें एडवर्ब चाहिए, ये है हमारी वर्ब, और वर्ब को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब। तो एडवर्ब हमारी क्या हुई? क्विकली, और यहां टू तो आएगा नहीं, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो गया। When I saw him, I'll ask him to return the book he borrowed. देखो ये है कंडीशनल सेंटेंसेस, तो कंडीशनल सेंटेंसेस का फर्स्ट वाला रूल क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये होगा और ये फ्यूचर में होगा। तो ये तो फ्यूचर में है, ये फ्यूचर में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही तो जाएगा, पास्ट में तो जाएगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। क्या आएगा? व्हेन आई सी हिम, तो हैव सीन नहीं, शैल नहीं, एड नहीं। हम बोलते हैं कि जब मैं उसे देखती हूँ या जब मैं उसे देखूंगी, यहाँ तो ये है जब मैं उसे देखूंगी तो मैं उससे पूछूंगी कि कब वो वापस कर रहे हो जो तुमने मुझसे बोरो करी थी, लेकिन बनता ऐसे ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर। हाँ अगर ये होता आई वुड आस्क हिम टू रिटर्न द बुक ही बोरोड, तो फिर हमारा आई सॉ हिम ठीक होता। समझ आया? अब मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता कि उन्होंने पूछा होता कि इसमें से एरर क्या है, ये वाला पार्ट एरर है तो ये वाला, तो देखो क्लॉज होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, तो हमेशा हमें डिपेंडेंट क्लॉज में अपने चेंज करना होता है। जैसे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है? इंडिपेंडेंट क्लॉज मान लो सेंटेंस ऐसा कि जिससे किसी की नीड ना हो, ओके, अपना मीनिंग डिफाइन करने में किसी भी और सेंटेंस की जरूरत ना पड़े। जैसे I'll ask him to return the book he borrowed, मैं उससे कहूंगी कि जो बुक तुमने मुझसे ली है उसे कब रिटर्न कर रहे हो। इसके बाद किसी को कुछ जानना है? नहीं। बट अगर हम इसकी बात करें when I saw him, जब मैंने उसे देखा, तो उसके बाद हमें लग रहा है ना कि उसके बाद कुछ और भी रह गया है कि देखा है तो उसका क्या, तो ये डिपेंडेंट हुआ, ये दूसरे अपनी मीनिंग को व्यक्त करने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये नहीं है। तो हमेशा डिपेंडेंट में चेंज किया जाता है, इंडिपेंडेंट में नहीं। ओके, तो अगर ये पूरा भी होता कि इसमें से एरर फाइंड करो तो भी हम यहाँ करते, यहाँ नहीं, क्योंकि आप तो सोच सकते हो यहाँ सॉ है तो यहाँ वुड होगा, यहाँ नहीं, हमें डिपेंडेंट में मिस्टेक ढूंढनी होती है। फाइन, नाउ नेक्स्ट, तो आंसर तो हमारा ही हो गया। आफ्टर द कॉन्सर्ट, एरर है, आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर they go to a restaurant, had dinner together and talked until midnight। इसमें कुछ दिख रहा है?
बहुत ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। आ गया तो ठीक, वरना मैं बता देती हूँ। देखो, आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर, पास्ट में जा रहा है, हैड डिनर टुगेदर, कॉन्सर्ट ओवर होने के बाद हमने डिनर किया, एंड टॉक्ड, तो पूरा सेंटेंस पास्ट में है, तो ये अकेला प्रेजेंट में क्या कर रहा है, इसको भी पास्ट में होना चाहिए। आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। तो ये इसमें हमारी एरर है, बिकॉज ये भी पास्ट में जाएगा क्योंकि पूरी कॉन्वर्सेशन हमारी पास्ट में है। नाउ नेक्स्ट इज अगेन, क्योंकि एक्टिव पैसिव बहुत पूछे जा रहे हैं, हिस्टोरियंस टेल अस हाउ दिस कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 3। सो ये एक्टिव में हमें पैसिव में बनाना है। टेल अस, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इट मीन्स जहां इज आर एम हो हमें वहां देखना है। तो वी हैव बीन, ये तो रॉन्ग हो गया, ये दोनों है, वी आर टोल्ड, वी आर टोल्ड, वी आर टोल्ड। अब हम देखते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। दिस कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 3, ये चेंज नहीं होने वाला है। तो हैज बीन डिवाइडेड, बिकॉज ये पूरा एक्टिव में हम पैसिव में बना रहे हैं, तो ये रिवर्स थोड़ी हो जाएगा, वॉज का पास्ट इंडेफिनिट नहीं हो जाएगा, तो ये रॉन्ग है, और हैज बीन का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो आवर आंसर इज दिस। देखा क्या है कि पहले हेल्पिंग वर्ब देखो, उसके बाद अदर चीजें देखनी होती है, बट हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब मिल गई तो बाकी का हमें देखना पड़ा। ये हमारी मीनिंग है, हमें इसका सिनोनिम बताना है, बता सकते हो आप। देखो ये इनेंडो है, इसका मीनिंग होता है हिंट, इम्प्लीकेशन, ये बहुत आता है वर्ड, सजेशन एंड इंसिन्यूएशन, ये है हमारा आंसर। रेग्ड मीन्स ओल्ड, टॉर्न, ब्रोकन। प्रोज मीन्स ऐसी वर्ड्स जिसमें राइमिंग ना हो, बेसिकली स्पीच। क्रूड मीन्स अनरिफाइंड, अनरिफाइंड। ओके, कहीं ये नहीं आया, ये आ गया, ये आ गया, तो वील बी एबल टू डू ना। इंक्यूजिटिव, क्या फाइंड करना है, एंटोनिम। इंक्यूजिटिव मीन्स वेरी एक्साइटेड, इंटरेस्टेड, एंथुजियास्टिक। सो डिसइंटरेस्टेड ये ऑपोजिट है, जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स फुल, होल, थॉरो। ओके, डिसइंटरेस्टेड मीन्स इनडिफरेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडिफरेंट, जिसको किसी बात से डिफरेंट ही ऐसा फील ना हो, तो इनडिफरेंट। इंट्रूसिव सिनोनिम है। आइटमाइज्ड मीन्स लिस्टेड, मार्क्ड और इन्यूमरेटेड, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आर आंसर वुड बी दिस वन, बिकॉज हम एंटोनिम देख रहे हैं, सिनोनिम होता तो थर्ड वाला हो जाता। टाउट, टाउट मीन्स देखो, ताऊजी होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम टाइट होते हैं, रिजिड होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, रिजिड, स्ट्रिक्ट, फर्म एंड टाइट। तो ये तो हमारा आंसर हुआ। टॉर्न, ओल्ड, ब्रोकन। स्लैक, स्लैक मीन्स लूज एंड फ्लैसिड मीन्स। कैटेस्ट्रॉफ, एंटोनिम। देखो आप ये सोचना कि अदरवाइज कुछ भी नहीं है, जो रिव्यूज में कहा गया है, जैसे आजकल क्लोज टेस्ट नहीं आ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशंस आ रहे हैं, तो आज हम इसमें वही देखेंगे। कैटेस्ट्रॉफ मीन्स डिजास्टर, तो एंटोनिम ये तो नहीं होगा। नर्चर मीन्स किसी की देखभाल करना, पालन पोषण करना। यहाँ एक तरीके से चीजें डिस्ट्रॉय हो रही हैं लेकिन यहाँ बन रही हैं, तो आंसर ये हुआ, सक्सेस ये नहीं होगा। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट मीन्स प्रिस्टिन। वैसे तो मैं क्लीन एंड नीट भी बता सकती हूँ आपको, लेकिन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीन एंड नीट, नीट एंड क्लीन ऐसे मान लो। ओके, प्रिस्टिन एंड इमैक्युलेट मीन्स होता है वेरी क्लीन। नाउ नेक्स्ट इज कमल इज नॉट willing to purchase a house on the 12th floor of a seaside apartment as she is fearful of height she is suffering from। देखो उसको क्या है कि 12th फ्लोर पे नहीं चाहिए, बिकॉज वो हाइट से उसे डर लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं। सो हीलियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ सन और सनलाइट। ओके, फोबिया मीन्स क्या होता है, फियर। एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाइट्स, लिख दूं आपको याद रह जाएगा। सोशियोफोबिया मीन्स
ऐसे व्यक्ति जिसे एंजाइटी होती हो, डर लगता हो कि अरे सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कहीं मैं बेकार तो नहीं लग रही हूँ या मेरे एक्ट तो बेकार नहीं लग रहा है, ऐसे। क्लॉस्ट्रोफोबिया मीन्स अ फियर ऑफ स्मॉल प्लेसेस, ऐसा कि मैं फंस रही हूँ, मैं एकदम डर रही हूँ, तो आंसर इज एक्रोफोबिया। द ऑइंटमेंट विल हेल्प टू द वुंड। अब देखो इनमें से फाइंड करना टफ नहीं है तो इजी भी नहीं है। नील डाउन, नील डाउन मीन्स झुकना होता है। हील, हाई हील्स, ये गर्ल्स वाली हील्स हैं। नील मीन्स क्या होता है, झुकना, सरेंडर करना। मैंने हिंदी में क्यों लिख दिया, सरेंडर। ही विल, ये तो ही विल है। हील, दिस इज द आंसर। नाउ पैराजम्बल, इट इज ऑल्सो, देखो पैराजम्बल नहीं भी आ रहा है, अभी तक नहीं आया, लेकिन आ तो सकते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, क्या कहलाती है, इट, रॉन्ग है। अगर आपने पैराजम्बल की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई सजेस्ट यू गो एंड वॉच द वीडियो, आई विल गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड सिनोनिम एंटोनिम अगर आपको ट्रिक से लर्न करने हैं तो उसकी वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। It is a good to be in a small family because there is better management for resources. It, what? A small family is one with parents and a maximum of 2 children. Because यहाँ किसी चीज को further explain किया गया है. Okay. The advantage of a small family are numerous. ये हो सकता है बट पहले पता, एडवांटेज से पहले पता तो पड़े कि स्मॉल फैमिली वगैरह ये चीजें होती क्या है। तो हो तो डी भी सकता है लेकिन नहीं हो सकता, बिकॉज पहले किसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे फिर उसके एडवांटेज बताएंगे। यही बात हुई थी ना हमारी वीडियो में कि पहले किसी चीज को एक्सप्लेन करो, फिर उसके प्रॉफिट्स गिनाओ, फिर उसके लॉसेस काउंट कराओ एंड देन सजेशन दो। यही एक क्रोनोलॉजी चलती है ना। तो सी से हमारा स्टार्ट हुआ। और अगर हम सोच भी लें इन एनी केस कि डी से हमें स्टार्ट करना है, तो आप देखो कि ऑप्शन में डी दिया नहीं है, तो डी हमारा नहीं होगा। सी से हमारे 2 ऑप्शंस हैं। तो देखो, A small family is one with parents and a maximum of 2 children. क्या बताया गया है कि स्मॉल फैमिली किसे कहा गया है, जिसमें पेरेंट्स होते हैं और 2 बच्चे होते हैं। फिर इट इज गुड टू बी, नहीं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। इसी स्टेटमेंट को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो स्मॉल फैमिली है उसको न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है। पहले पूरी बात तो खत्म कर लें, पहले बात ही तो हुई है कि स्मॉल फैमिली ये है और इसको ये भी कहा जाता है। तो सी ए। अब देखो ऑप्शंस हैं, ए सी नहीं है, ए सी नहीं है, ओके, सी ए है, सी ए है। हम श्योर कैसे होंगे, राइट? ये भी तो हो सकता है। फिर हमारा आएगा द एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल फैमिली आर न्यूमरस और इट इज गुड टू बी इन अ स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो पहले उन्होंने एडवांटेज काउंट करा है एंड देन उसको भी फर्दर एक्सप्लेन किया है। यहां वो एडवांटेज काउंट करा रहे हैं लेकिन पहले इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या आएगा, सी ए डी बी। आवर आंसर इज दिस। और बिल्कुल हमें पास में चाहिए सी ए, दूर दूर नहीं चाहिए। तो यहां भी हम इस चीज को कैंसिल कर सकते हैं कि हमने इससे ये बना दिया, बट हमें सारी पॉसिबिलिटीज यहां जानना जरूरी है। नेक्स्ट, इट कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। क्या कंटेन करता है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो कैसे कर दें। कोड लिवर ऑयल इज दस यूज टू ट्रीट आर्थराइटिस। तो इसीलिए ये भी नहीं होगा, दिस नहीं। कोड लिवर ऑयल इज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो डी से हमारा स्टार्ट कोई चीज हो रही है, एक ही है, फिर भी हम और पूरा देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कोड लिवर क्या है, एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है और यही सप्लीमेंट, दिस सप्लीमेंट इज मेड फ्रॉम द लिवर ऑफ कोड फिश। तो ये क्या हो गया हमारा, डी सी हो गया। फिर इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ विटामिन ए एंड डी। ये विटामिन ए एंड डी कंटेन करता है एक हाई लेवल में, इसीलिए ये आर्थराइटिस को ट्रीट करने में हेल्पफुल है। पहले उन्होंने बताया कि विटामिन ए एंड डी हाई लेवल में कोड लिवर ऑयल में पाया जाता है, इसीलिए ये आर्थराइटिस को ट्रीट करता है। तो पहले उन्होंने बताया कि रीजन क्या है, फिर उन्होंने बताया कि हाँ इसीलिए करता है, इसीलिए ये प्रॉपर क्रोनोलॉजी हमारी इस पैराजम्बल की होनी चाहिए। सो डी सी ए बी, दिस वुड बी आवर आंसर। अब हमारी लास्ट चीज बची है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले अगर हमने लर्न किया है, वीडियो देखी है, तो हमें पता है कि सबसे पहले क्वेश्चन देखना होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑप्यूलेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज। तो ऑप्यूलेंट मीन्स हमें पता है, बट फिर भी चलो, डेलिशियस, लग्जूरियस, पुअर, गुड।
According to the passage, what was the motive for the wealthy man to comment, Master, you have cured my bodily ailments, ailment means बीमारियां, I come now to seek enlightenment of the mind. तो जहां हमें मास्टर मिल जाएगा ना वर्ड, और यू हैव क्योर्ड माई बॉडीली एलिमेंट्स, तो वहीं हम रुक जाएंगे. इतना कुछ नहीं पढ़ना है, कीवर्ड पकड़ के चलो, बिकॉज इतना बड़ा सेंटेंस तो आप वैसे भी भूल जाने वाले थ्रू आउट योर पैसेज. व्हाट इज द टोन ऑफ द थर्ड पैराग्राफ, वी डोंट नो. और हमें क्या देखनी है, थर्ड पैराग्राफ का टोन देखना है. ठीक है, पूरे का नहीं देखना है, स्पेसिफिकली थर्ड में क्या मेंशन किया गया है. द जिस्ट ऑफ द पैसेज, इट मीन्स कंक्लूजन क्या निकलने वाला है, क्रक्स क्या होगा इस चीज का. प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ, टू सेट अ गोल एंड नरिश द माइंड, सेल्वेशन फ्रॉम इविल और द फेथ. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड हैंकर फ्रॉम द पैसेज. हैंकर मीन्स होता है क्रेव, तो हम यही चूज कर सकते हैं. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं. देखो, one day while the Buddha was preaching his doctrine for the conversion of the world in the neighborhood of Savatthi, a man of, I don't know इसको हिंदी में शुद्ध क्या होगा, a man of great wealth who suffered from many ailments came to him with clasped hands and said, O Lord Buddha, pardon me for my want of respect in not saluting you as I ought to, but I suffer greatly from obesity, excessive drowsiness and other complaints, so that I cannot move without pain. तो देखो, मैं आपको इसकी इंग्लिश की हिंदी करके बता रही हूँ बिकॉज ये मेरा काम है, बट आप तो देख, बिल्कुल आपको स्किमिंग करनी है ना, क्योंकि रीडिंग करोगे तो इट विल टेक टाइम. स्किमिंग करो, और इंग्लिश में क्वेश्चन है, इंग्लिश में आंसर है, तो इट्स नॉट गुड टू ट्रांसलेट इट इन हिंदी, बट मैं समझा रही हूँ तो आई विल डू इट फॉर यू. तो एक दिन क्या है ना, बुद्धा जो है, लॉर्ड बुद्धा, वो प्रीचिंग कर रहे थे, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे थे. तो एक वेल्दी इंसान था, वो उनके पास आया और उसने कहा कि मैं आपको सैल्यूट तो करना चाह रहा था, आई वॉन्टेड टू ऑफर माई रिस्पेक्ट टुवर्ड यू, बट क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज मुझे मेरी बॉडी में इतना पेन है कि मैं हिल तक नहीं पा रहा हूँ बिना पेन के. राइट, यही बात थी, तो इसके लिए मुझे माफ करो. आई सफर ग्रेटली फ्रॉम ओबेसिटी, मोटापे से, एक्सेसिव ड्राउजीनेस, बहुत थकान हो रही है, एंड बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं. सो द तथागत, इसके चलते, सीइंग द लग्जरीज विद विच द मैन वॉज सराउंडेड, आस्क्ड हिम, हैव यू अ डिजायर टू नो द कॉज ऑफ योर एलिमेंट्स, एंड व्हेन द wealthy man expressed his willingness to learn, Buddha said, there are 5 things which produce the condition of which you complain. Opulent, ये वर्ड आया था, opulent dinners, love of sleep, hankering after pleasure, thoughtlessness and lack of occupational exercise of self control at your meals. वो बता रहे हैं कि क्या तुम्हें जानना है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है. जो इंसान पूरी सुख सुविधाओं से घिरा हुआ है, उसने कहा जानना तो है. तो फिर बुद्धा बोलते हैं कि तुम्हें जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा खाने से है. ओके, ऑप्यूलेंट डिनर इन बिग क्वांटिटी. ओके, बहुत ज़्यादा जो नींद से तुम्हें प्यार है ना, उससे तुम्हें परेशानी है, और प्लेजर के बाद तुम्हें और जो क्रेविंग होती है, उससे ये सारी प्रॉब्लम है. और जो आप तुम सोच नहीं रहे हो ना इस चीज़ के बारे में, उससे भी है. एंड लैक ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खुद पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है आपके खाने पर आपको. एंड टेक ऑन योर सेल्फ some duties that will exercise your abilities and make you useful to your fellow man. In following this advice you will prolong your life. तो उन्होंने कहा है कि अब अपने आप पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, और तुम्हारी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी. तो ये वर्ड हमें मिला. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लें. तो देखो, अच्छे खाने से कोई मोटा नहीं होता है, तो ये हमारा नहीं होगा, बिकॉज कंफ्यूज हो सकते हो. ऑप्यूलेंट डिनर मतलब डेलिशियस फूड नहीं. अच्छे खाने से कोई मोटा नहीं होता, जब आप ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हो तब मोटे होते हो. पुअर नहीं, गुड नहीं. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. फाइन. नाउ नेक्स्ट, यहां तक हमने पढ़ा. द रिच मैन रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ द बुद्धा एंड आफ्टर सम टाइम हैविंग रिकवर्ड हिज youthfulness he returned to the world honored one, and coming this time without horses and luxuries he said to him, Master, ये वर्ड हमने कीवर्ड पकड़ा था. You have cured my bodily ailments, I come now to seek enlightenment of the mind. तो जो रिच मैन है, उन्होंने बुद्धा की बात को ध्यान में रखा और
अच्छे सारा काम किया तो वो अपनी यूथफुलनेस में वापस आ गए। फिर वो ना किसके पास वापस आए, बुद्धा के पास। लेकिन कैसे आए, विदाउट एनी लग्जरी, विदाउट हॉर्सेस एंड लग्जरीज। क्यों आए थे, बिकॉज अब वो इस बार ना इस चीज से इतने खुश हुए कि वो अपने माइंड के एनलाइटमेंट के लिए आए थे कि अपने माइंड को क्लीन एंड अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट वाज द मोटिव फॉर द वेल्दी मैन टू कमेंट मास्टर यू हैव क्योर्ड माई बॉडीली एलिमेंट्स, आई कम नाउ टू सीक एनलाइटमेंट ऑफ माइंड। इसका मतलब क्या है, देखो वो अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ के आए हैं। पहले वो हॉर्सेस से चलते थे, काफी सारी लग्जरीज थी, अब वो नहीं है। तो वो क्यों आए, लॉस ऑफ वेल्थ के लिए नहीं, वो तो एनलाइटमेंट ऑफ माइंड के लिए आए, लैक ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं। थॉटलेसनेस है, कंफ्यूज मत हो जाना कि थॉटनेस की हाँ दिमाग के लिए आए, सोच विचार के लिए आए, नहीं। सीक विजडम, ये हमारा आंसर हो गया। What is the tone of the third paragraph? देखो समझने को तो अपन वैसे भी समझ सकते हैं, बट लेट मी टेल यू। वेट, ये हमारा फर्स्ट पैरा है, ये सेकंड पैरा है, और फिर हमारा यहां से थर्ड होता है। एंड बुद्धा सेड द वर्ल्डलिंग नरिशेस हिज बॉडी बट द वाइज मैन नरिशेस हिज माइंड हु इंडल्ज इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज एपेटाइट, एपेटाइट मीन्स भूख, works his own destruction, but he who walks in the path will have both the salvation from evil and a prolongation of life। तो देखो sarcastic, कहीं किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं उड़ाया जा रहा है। विट्रियोलिक, कोई कड़वाहट, कोई बिटरनेस है, नहीं। ह्यूमरस, यहाँ कोई हंसी मजाक चल रहा है, नहीं है, राइट। बोलने का ढंग क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं, इंट्रोस्पेक्टिव मतलब सोचना विचारना। यहाँ बात चल रही है कि आप सोचो कि देखो अगर आप सिर्फ वर्ड्स पे जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा, थोड़े वर्ड्स पे जाओ। अगर आपने माइंड को नरिश करोगे तो बॉडी अपने आप नरिश हो जाएगी, बिकॉज आप बॉडी के नरिशमेंट पे जाओगे तो आप बेसिकली डिस्ट्रक्शन के पाथ पे चल रहे हो। लेकिन जब आप अपने माइंड को नरिश करने का ट्राई करोगे तो दोनों चीजें होंगी, आपकी लाइफ भी बढ़ेगी और आप ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं आप उनसे मुक्ति पाओगे, सेल्वेशन, राइट। तो ये हमारा पूरा अर्थ था, लेकिन हमने साथ साथ में मीनिंग फिगर आउट कर लिया। तो जिस्ट क्या है, सेल्वेशन फ्रॉम इविल। देखो ये तो उन्होंने लास्ट में एक वर्ड रख दिया, तो इससे क्या समझ में आएगा, इससे कुछ समझ में आएगा क्या, नहीं। उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, ऑप्शन में सिर्फ इस वर्ड को उठा के रख दिया, इसको और कहीं एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हमें कंक्लूजन देखना है ना कि पूरे पैराग्राफ को अगर हम कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। विश्वास की कहीं बात नहीं हो रही है। प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ, ये भी लास्ट में वर्ड है। उन्होंने कहा है टू सेट अ गोल एंड नरिशेस द माइंड, उनका पूरा मीनिंग यही निकल के आता है। उन्होंने लास्ट में क्या कंक्लूड किया है कि अपने माइंड को नरिश करोगे तो अपने आप बॉडी आपकी नरिश हो जाएगी। सो दिस वुड बी आवर आंसर। तो क्या है कि हमें अपने माइंड को नरिश करने के लिए गोल सेट करना चाहिए। नाउ ये हमने वर्ड कर लिया है अपना। सो दिस वॉज आवर मॉक टेस्ट। आई होप ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इस वीडियो में थ्रू आउट दिस मॉक टेस्ट कुछ भी बताया गया है तो उसको बहुत अच्छे समझें, बिकॉज पेपर में क्या आएगा वो हमें नहीं पता है। हमें हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। आई विल गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और अभी इमीडिएट पोस्ट कर दूंगी मैं। And hit the like button if you like this video, and do subscribe this channel, and I hope you like this video, right? So thank you so much guys, thanks a lot.